जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने वेन डायग्राम का टॉपिक स्टार्ट करना है। ये टॉपिक मैंने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में गौर किया है, बच्चों को टॉपिक इससे मुश्किल लगता है क्योंकि हमें बेसिक ही नहीं आती। जो बेसिक इसकी वेन डायग्राम की करवाई जाती है वो 6-7 क्लास में करवाई जाती थी और हमने वहाँ पे भी नहीं सही से पढ़ा। मसला भी ये आता है कि 8 और 10th क्लास में जब इसके एडवांस क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों को बहुत मुश्किल आती है। तो इस लेक्चर में हमने पहले बेसिक लेवल से देखने कैसे वेन डायग्राम को बनाना है, फिर हमने आहिस्ता-आहिस्ता अपना लेवल बढ़ाते जाना है और एडवांस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन सुन लें। वेन डायग्राम है क्या? इसके ऊपर देखिए, आपने जितने भी अभी सेट परफॉर्म करते थे, कभी ए यूनियन बी निकालते थे, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकालते थे। इन सब आंसर को अगर डायग्राम में बनाना हो ना तो उसके लिए हम वेन डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। तो ये लिखा हुआ है, वेन डायग्राम इज पिक्टोरियल वे। पिक्टोरियल यानी फिगर, पिक्टोरियल वे है। फिगर के जरिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को एंड देयर रिलेशन। रिलेशन से क्या मराद है, यूनियन, और सेट्स ए और बी। ए बी का कोई भी रिलेशन यानी कभी यूनियन कभी इंटरसेक्शन, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेन डायग्राम का। ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वेन डायग्राम का मकसद क्या है। जॉन वेन ये वो बंदा था जिसने वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था। तो आए अब अपने असल मकसद की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को स्टार्ट करते हैं। जी, बस एक बात आपने याद रखनी है, बेसिक स्ट्रक्चर वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम में सिर्फ दो ही शेप इस्तेमाल होती हैं, वो कौन कौन सी, एक रेक्टेंगल और सर्कल। पहले ये बात ज़हन में बिठा लें कि वेन डायग्राम में कोई ऐसे नहीं होता बिला वजह कभी ट्रायंगल कभी कोई फिगर नहीं, सिर्फ दो ही फिगर इस्तेमाल होंगी, रेक्टेंगल और सर्कल। अब देखते हैं रेक्टेंगल का हमें फायदा क्या है, क्यों हम रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं। वेन डायग्राम में रेक्टेंगल इस्तेमाल होता है, इट इज यूज टू शो यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बाज़ का सवाल में इसकी वैल्यू गिवन होती है, अगर ना गिवन हो तो आपने ये एज्यूम करनी है 1 से स्टार्ट होता है ये, और सो ऑन पॉजिटिव नंबर जाते जाते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा हुआ क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी होती है। डन। तो अब इसको कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, पहले आपको ये पता चल गया रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को। हम करेंगे क्या, वेन डायग्राम में जब भी सवाल स्टार्ट करेंगे तो पहले ऐसे रेक्टेंगल बनाएंगे और उसके यहाँ यू लिख दिया करेंगे, यानी ये यू यानी ये पूरा रेक्टेंगल शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। ठीक हो गया, तो रेक्टेंगल किससे इस्तेमाल होता है, यूनिवर्सल सेट के लिए। फिर सर्कल, दूसरी हम जो फिगर इस्तेमाल करते हैं, दे आर यूज टू शो सेट्स अदर देन यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के अलावा हमें बाकी जो सेट्स दिए होते हैं, ए कभी बी कभी सी, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से फिगर इस्तेमाल करते हैं, सर्कल की। यानी अगर इसी रेक्टेंगल के अंदर मैंने क्या बनाने होंगे, सेट्स को रिप्रेजेंट करना होगा, तो मैं उनको किस फिगर में रिप्रेजेंट करूंगा, सर्कल में। ये ए और बी सेट आ गए। ठीक हो गया, तो बस बेसिक सी बात याद रखनी है, रेक्टेंगल यूज होता है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक हो गया, और सर्कल इस्तेमाल होता है अदर सेट्स, जो कौन से अदर देन यूनिवर्सल, उनके लिए इस्तेमाल होता है। और ये बनते कहाँ पर है, सर्कल हमेशा इनसाइड द रेक्टेंगल। ठीक हो गया, आइए एक एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन है, इफ यू इज इक्वल टू सेट ऑफ वर्ल्ड बर्ड्स। यू रिप्रेजेंट करे दुनिया में मुझे जितने भी बर्ड्स है ना उनको रिप्रेजेंट करे। ठीक हो गया जी, और कोई पी मैंने आपको सेट दे दिया जो रिप्रेजेंट करे पाकिस्तानी बर्ड्स, जो पाकिस्तान में बर्ड्स पाए जाते हैं उनको रिप्रेजेंट करे। तो हम काम क्या करेंगे, पहले ऐसे रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, हमेशा पहले रेक्टेंगल जो किसको शो करेगा, यू यूनिवर्सल सेट को। और फिर जो यूनिवर्सल सेट के अलावा सेट होगा हमें सवाल में, जैसे ये पी गिवन है, आपने इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, ऐसे सर्कल में कर दिया। ठीक हो गया, मैंने मिसाल के तौर पर सर्कल के अंदर लिख दिया पाकिस्तान में कौन कौन से पिजन, वो पिजन कह रहा हूँ, पिजन तो कितना अजीब लफ्ज लग रहा है, वरना हम इनको कबूतर बोलते हैं। अंग्रेजों में इसको, जो हमारे इधर जंगली कबूतर होते हैं उनको रॉक पिजन कहते हैं। मैं खुद बड़ा सुन के हैरान हो गया था, रॉक पिजन। अच्छा जी, बुलबुल, बस ऐसे ही एग्जांपल है। ये सिर्फ आपको ना आपके जहन में एक बेस, एक स्ट्रक्चर बनाना है वेन डायग्राम का। तो बस अब यही सवाल हुआ करेंगे। अब आए, असल में हमारा मकसद स्टार्ट होता है, ये तो बेस आपके बना ली, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू स्टार्ट क्वेश्चन ऑफ वेन डायग्राम। जी, ये वेन डायग्राम का हम पहला सवाल स्टार्ट करेंगे। रिक्वायर्ड क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी आपसे क्या फाइंड करके दें, उसके लिए उसने आपको क्या दिया, यू सेट दिया हुआ है यूनिवर्सल। ठीक है, उसकी वैल्यू 1 2 3 सो ऑन जाते जा रही है। फिर ए सेट है और बी सेट है, हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। पहला स्टेप वेन डायग्राम में ये हुआ करेगा कि आपसे रिक्वायर करेगा ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें थ्रू वेन डायग्राम। इसमें पहला स्टेप ये होगा कि आपने ए इंटरसेक्शन बी जो नॉर्मल तरीके से फाइंड करना है। नॉर्मल तरीका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी लिखा और देखें दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए और बी में 2 2 और 4 और 4, यही दो नंबर इनमें कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आपने सिंपल जो बचपन में हमने सीखा उस तरीके से निकाल लिया। ठीक हो गया, अब आइए यहाँ से बार बार स्टेप देखते हैं। जी,
पहला स्टेप, हाउ टू स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ वेन डायग्राम। पहला स्टेप ये होगा, फर्स्ट ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड लेबल इट यू। पहले आपने सबसे पहले डायग्राम अगर बनानी है तो पहले आपने रेक्टेंगल बना लें। यूं इसका आपने रेक्टेंगल बना लिया और इसको आपने नाम दे दिया यू का, यानी ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप, चेक चेक करें वेदर द गिवन सेट्स, हमें सवाल में गिवन सेट्स है ए और बी। चेक करें ये जो ए बी सेट्स है आर क्या है, या तो वो ओवरलैपिंग होंगे या डिसजॉइंट होंगे। अब डिसजॉइंट से क्या मतलब, या तो ए बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं आ रहे होंगे, या ए बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे होंगे। तो सोच कर बताएं क्या हमारे जो गिवन ए बी सेट्स है वो ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है। ठीक होगा। अब अगर हमारे सवाल में दो सेट्स ए बी ओवरलैपिंग है तो आपने डायग्राम ओवरलैपिंग के मुताबिक बनानी है। ओवरलैपिंग में कैसे डायग्राम बनाते हैं, आपने यूं ए सेट बनाया, ठीक हो गया, इसको ऐसे नाम दे दिया। ओवरलैप करने का तरीका ये होता है कि आपने दूसरा सेट जो बनाना है ना उसको थोड़ा सा इसके ऊपर रख के बनाना है, यानी इन दोनों में से टकरा देना है। ठीक हो गया। ये जो हिस्सा होता है ना ये ओवरलैपिंग यानी कॉमन एरिया को शो कर रहा होता है। इस तरह हम डायग्राम बनाते हैं किसकी, ओवरलैपिंग की। ठीक हो गया। तो ये जो शेड किया मैंने एरिया किसको शो कर रहा है, ये इनका कॉमन एरिया है, यानी इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये देख लें। डिसजॉइंट की ना हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल वो कर लेते हैं डिसजॉइंट की। ठीक है, अभी ये कर लें। लेबल द सर्कल्स, सर्कल्स को आपने नाम भी देना है, एंड राइट रेलिवेंट एलिमेंट्स इन ईच सर्कल, एलिमेंट्स का नंबर है। लेबल करें, सर्कल को नाम दिया आपने दे दिया, और हर सर्कल के अंदर उसके एलिमेंट्स लिख दें। ठीक हो गया। तो आइए लिख लेते हैं। अब पहले आपने काम करना है ए बी के जो कॉमन नंबर है ना वो इसके सेंटर में लिखें। कॉमन नंबर कौन से आ रहे थे, ये हमने वैसे इत्तेफाक से पहले ही निकाले, दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहे, 2 और 4। 2 4 को आपने इधर सेंटर में लिखना है। ठीक हो गया। अब ए के 2 4 के अलावा जितने नंबर बचे हैं ना वो यहां पर आपने लिख देने हैं। तो मैं कलर चेंज कर लूं जी। 2 ए सेट में देखें 2 4 के अलावा कौन से नंबर बच गए, 2 और 4 के अलावा नंबर कौन कौन से होंगे, 1 3 5। इनको ए में लिख दें जाके, 1 3 5। इधर नीचे लिखने, कहीं पे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, 1 3 5। और बी में भी देखें 2 4 के अलावा कौन से बच गए, बी में 2 4 के अलावा ये 6 और 8, इनको बी में लिख दें, यानी ये वो एलिमेंट्स है जो कॉमन नहीं है। ठीक हो गया। अब मेन काम आपने सारा कर दिया। अब वैन डायग्राम में असल मकसद होता है कि आपने एरिया को शेड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पढ़ लेते हैं। परफॉर्म द ऑपरेशन, ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर लिया, वो क्या अभी ऑपरेशन परफॉर्म किया, ए इंटरसेक्शन बी का आपने आंसर निकालना है। परफॉर्म द ऑपरेशन का क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकालना है। एंड शेड द रीजन ऑफ वैन डायग्राम इन अकॉर्डेंस योर आंसर, और आपने वैन डायग्राम को शेड करना है इन अकॉर्डेंस योर आंसर। अब देखें, ए इंटरसेक्शन बी की आपने वैन डायग्राम बनानी, ये आपने इधर नीचे लिख दिया। ठीक है। अब फाइनल स्टेज आता है कि आपने अपनी वैन डायग्राम को शेड करना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर पिंक कर लेते हैं जी। वैन डायग्राम को क्या करना है, शेड करना, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद योर आंसर। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया है, 2 4। क्या आया, सिर्फ 2 और 4। देखें वैन डायग्राम में कहां पर 2 4 आ रहा है, क्या कह सकते हैं इस एरिया में 2 4 आ रहा है, तो आपने बस इस एरिया को ऐसे शेड कर देना है। जहां आपका आंसर आ रहा है बस उतने से एरिया को आपने क्या कर देना है, शेड कर देना। इसका नाम है वैन डायग्राम। ये जी बन गई डायग्राम किसकी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। तो वैन डायग्राम में मेन काम हुआ करेगा कि आपने शेड करना है, लेकिन शेड करने से पहले ना ये 5 स्टेप है जो आपको आने चाहिए। 5 या 4, 4 है। ठीक होगा। मैं कोशिश करूंगी नोट्स डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूं, हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन इस बार इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसको अपलोड कर दूं। और कोशिश करें आप अपने हाथ से लिखें ताकि आपको याद भी हो जाए चीज़ें। ठीक हो गया। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। आए एक और एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, अब ये रह गया, एक नोट है और ये सबसेट है, कोई डेफिनेशन है, ये भी देख लेंगे। तो ये तो एडवांस चीज़ें तो थोड़ी सी, अभी हम बेसिक ही करते हैं। हाँ चले बेसिक ही करते हैं। एक और आए सिंपल एग्जाम्पल कर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2 स्टार्ट करते हैं। मैंने वैल्यूज वही रखी हैं, बस मैंने फर्क ये कर दिया है। अब आपने ए यूनियन बी निकालना है। अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। अब जी ए यूनियन बी फाइंड करने पहला स्टेप वही कि आप परफॉर्म करें ऑपरेशन को, और देखें ए यूनियन बी का आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 और 8। ठीक हो गया। ये आपने ए यूनियन बी का। अब इसको इस आंसर को हमने वैन डायग्राम में शो करना है। तरीका क्या होगा, आइए दोबारा से वो स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप, रेक्टेंगल बनाएंगे, उसको यू का नाम देंगे। नहीं, हमने रेक्टेंगल बना दिया, उसको यू का नाम दे दिया। ठीक है, इधर नाम नीचे लिखना है, आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ए यूनियन बी, वो भी लिख लेना। चलो नेक्स्ट स्टेप,
चेक वेदर द गिवन सेट, जो आपको गिवन सेट है ए और बी, वो क्या ओवरलैपिंग है या डिस्टेंट है। अब आपने देख लिया वही एग्जांपल मैंने किया, अभी भी हमारे पास ये दोनों ओवरलैपिंग आ रहे हैं। क्यों ओवरलैपिंग है? क्योंकि दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, 2 और 4। ठीक है, तो इसको ओवरलैपिंग के मुताबिक बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल भी डिस्टेंट की कर लेते हैं। तो दोबारा यही सेट्स के आ रहे हैं ओवरलैपिंग, तो ये आपने ए सेट बनाया और ये आपने बी, यूं ओवरलैपिंग बनाते हैं, दोनों आपस में कुछ हिस्सा इनका टकराता है, वो कॉमन है जी। इस इधर तो कॉमन एरिया में आप लिख लेंगे 2 4। ठीक है, यहाँ पर ए के बाकी एलिमेंट 1 3 और 5, और यहाँ पर 6 और 8। मैंने वो एग्जांपल जानबूझ करके ताकि ज़रा सिंपल है। तो हमने ये चौथा स्टेप भी कर लिया कि लेबल कर दें सर्कल्स को और राइट एलिमेंट्स इन ईच सर्कल। ठीक हो गया। अब लास्ट स्टेप परफॉर्म करना है। परफॉर्म द ऑपरेशन ए यूनियन बी, तो आपने परफॉर्म पहले कर लिया। शेड अब करना है, अब असल मसला आएगा शेड करना है। अब देखें सिंपल, अब शेड करना ऐसा कोई मसला नहीं है। ये जो आपका ए यूनियन बी का आंसर आया है, ठीक है जी, इसमें देखें बड़े बड़े ये नंबर कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। चलें पहले हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये नंबर कहाँ पाए जा रहे हैं 1 3 5। बल्कि काम करें, ऐसा आप भी ज़रा कंफ्यूज होंगे, मुश्किल हो जाएगा। एक काम करें, वीडियो पॉज करें और देखें कितने एरिया को शेड करने, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको सोच लिया होगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखें पहले तो काम करते हैं, हम देखते हैं क्या ओवरलैपिंग वाला एरिया शेड होगा ही नहीं, यानी ये वाला शेड होगा ही नहीं। देखते हैं 2 4 क्या आंसर में आ रहा है या नहीं, या यूनियन बी के आंसर में 2 4 आ रहा है, जी आ रहा है, यानी ये तो शेड होगा। अभी रुक जाए, फिर उसके बाद यानी अब 2 4 तो शेड होंगे, इनको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये नंबर तो शेड होंगे। इसके बाद बच जाते हैं शुरू में नंबर 1 3 और 5। देखें ये 1 3 5 में कैसे ना ए सेट में आ रहे हैं, इस हिस्से में आ रहा है 1 3 और 5, इसका मतलब ये भी एरिया क्या होगा, शेड होगा। ठीक हो गया, इनको भी अंडरलाइन कर ले, यानी इनको भी मैंने चेक कर लिया कहाँ पर पाए जा रहे हैं। इसके बाद बच जाते हैं 6 और 8। 6 8 आए किधर है, ये बी में, यानी बी वाला भी एरिया क्या होगा, शेड होगा। इसका मतलब ये सारा ही एरिया शेड होगा। कौन कौन सा, ए बी भी शेड होगा और जिनका ओवरलैपिंग एरिया वो भी शेड होगा। इसका मतलब सारा ही एरिया में क्या कर दूंगा, शेड कर दूंगा। सारा ही एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जहां पर मेरा आंसर पाया जाएगा उस एरिया को मैंने क्या कर देना है, शेड कर लेना है। ठीक हो गया। चलें अब मैं यहाँ एक बात करना चाह रहा हूँ। कुछ बच्चे ना, मैं चाह रहा था इसको बाद में डिस्कस करूँ, लेकिन चले अच्छी बात है, जहन में आ गया कि यूनिवर्सल सर्किट में क्या फ़ायदा हुआ। अब जरा आपने गौर से बात सुननी है। यूनिवर्सल सर्किट में क्या वैल्यू गिवन है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। बहुत तवज्जो से बात सुननी है, ये बस समझ लें, हम कंप्लीट करने लगे बेसिक को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन अब हमें यूनिवर्सल सेट की भी तो वैल्यू गिवन थी, हमारा बनता था कि यूनिवर्सल सेट के अंदर भी इसकी वैल्यूज दिखते। ठीक है, अब हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट के अंदर कुछ वैल्यू लिख ली। अब अगर कौन सी वैल्यू लिख ली, ये 1 3 5 2 4 6 8, ये वैल्यूज तो लिख ली, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी यूनिवर्सल सेट के भी बची हुई हैं जो यहाँ लिखनी जरूरी है। अब वो भी आपने देखा करना कौन सी वैल्यू आ करेंगे, ये आपने स्टेप ना आखिर में किया करना है, पहले भी कर लेंगे, डजेंट मैटर। अब देखें 1 2 3 4, ये स्टेप प्लीज मैं आपको आखिर में कर लिया करेगा। 5 6, ये आपने क्या कर लिया, ये नंबर पहले से आ रहे हैं और 8 भी आ रहा है। कौन से नंबर पहले से इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहे, 7 9 और 10। वो जो नंबर इस सर्कल के अंदर नहीं आ रहे वो आपने अलग से ना यहाँ पर लिख लेने, 7 9 और 10। ठीक हो गया। तो ये स्टेप आपने किया करना है। शेड करने से पहले जब डायग्राम सारी बना लें तो आखिर में ये स्टेप कर लिया करें शेड करने से पहले कि यू के जो बाकी एलिमेंट्स बच गए ना, जो सर्कल के अंदर नहीं आ रहे, उनको हमने सर्कल के बाहर लिख लिया करना है। ठीक हो गया। बस अब इससे ज्यादा बेसिक और कुछ भी नहीं है। अब यही चीजें यकीन जाने रिपीट होनी है। ठीक हो गया। अब आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि हमने रेक्टेंगल को क्यों नहीं शेड किया, इस रेक्टेंगल वाले एरिया को हमने क्यों नहीं शेड किया। इसलिए नहीं शेड किया क्योंकि हमारे आंसर में 7 9 10 कहीं आ ही नहीं रहा था ए यूनियन बी में, तो इसलिए हमने 7 9 10 का ये जो एरिया ये वाला, इतने से एरिया को हमने शेड नहीं किया। ठीक हो गया जी। अब आए अब मैं क्वेश्चन जो उठाने लगूँ क्लास 10th के हैं गालबन, जो थोड़े से अब एडवांस लेवल के हम स्टार्ट करते हैं, जिनमें 2 साइडें में गिवन होगी, तो उन सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो आए स्टार्ट।
अच्छा, मैंने तो डिसीजन अपना चेंज कर लिया कि सवाल आज रहने देते हैं एडवांस लेवल का सवाल। अभी बेसिक में एक बात ये भी रह गई थी कि अगर दो ए बी सेट डिसजॉइंट सेट हो तो उस सूरत में क्या करते हैं। डिसजॉइंट से मुराद ही क्या है, जब वो उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। अब आए डिसजॉइंट को समझने का एग्जांपल ना, ये यू सेट है, ए और बी की सेट की भी वैल्यू गिवन है, ए यूनियन बी कह रहे फाइंड करें थ्रू वेन डायग्राम। सॉरी, पहला स्टेप तो यही होगा, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं जैसे हम सिंपल वे में निकालते हैं। जी, देख लें ए और बी का यूनियन कर ले तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 और 4। अब इस आंसर को हमने वेन डायग्राम में शो करना है, तो स्टेप वही है, बार बार फिर दोबारा देख लेते हैं। पहला स्टेप होगा रेक्टेंगल बनाएंगे, इसको लेबल कर देंगे यू, ये मैंने आपके सामने पहले बना लिया रेक्टेंगल, उसको नाम दे दिया यू का। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है फिर क्या करते हैं, फिर चेक करते हैं जो गिवन सेट है, गिवन सेट यहाँ में कौन कौन से ए और बी, क्या वो ओवरलैपिंग है या डिस्जॉइंट है। तो देख लें इस एग्जांपल में हमारे पास जो ए बी सेट है ना, ये ए के एलिमेंट्स है और बी, देखने में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये डिसजॉइंट सेट है। अब डायग्राम सर्कल बनाएंगे डिसजॉइंट के लिहाज से। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, बाजू का अल्लाह माफ कर, किसी का सुनते हो क्या उसकी हड्डी डिसजॉइंट हो गई, यानी अलहदा हो जाना, ठीक है ना। जुड़ एक दो होता है ना, ओवरलैप टकरा जाना, जुड़ जाना। डिसजॉइंट में हमने क्या करना होता है, दो सेट्स को डिसजॉइंट अगर दिखाना है तो उन दोनों को अलहदा अलहदा रखेंगे, ठीक है, यू। चलो जी, ठीक है, यानी इनमें कुछ एरिया कॉमन है, दोनों डिसजॉइंट है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इनके अंदर इनके इनके एलिमेंट लिखते जाए, 2 4 और 1 3। ए के अंदर आ जाएंगे 2 4 और यहाँ आ जाएंगे 1 और 3 आ जाएगा। इसका बाद हम एक सिचुएशन देखेंगे कि जिसमें हम डायग्राम में कुछ भी नहीं शेड करते हैं, ऐसी भी सिचुएशन आती है वेन डायग्राम में, ठीक है। अब जी, ये हम वेन डायग्राम बना रहे हैं किसके लिए, ए यूनियन बी के लिए। लास्ट स्टेप आप देख रहे हैं, हमने तीसरा स्टेप भी कर लिया कि लेबल कर देना है और एलिमेंट लिखने हैं। लास्ट स्टेप परफॉर्म द ऑपरेशन कर लिया, अब उसको शेड करना है। तो आए शेड कर देते हैं। शेड करने का तरीका क्या था, अपना फाइनल आंसर देखना है। देखें क्या ए के एलिमेंट्स 2 4 हमारे फाइनल आंसर में, आपने तरीका क्या हुआ करेगा, ये बच्चे फंस जाते हैं, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, डायग्राम से पहले ए सेट के एलिमेंट्स देखने क्या आ रहे हैं, 2 4। देखें क्या ये एलिमेंट्स फाइनल आंसर में आ रहे हैं 2 4, जी ये 2 4 फाइनल आंसर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए को शेड करेंगे। उसके बाद 1 3 आ रहा है, जी आ रहा है, कहां से मैंने 1 3 उठाया, बी सेट के 1 3 फाइनल आंसर में आ रहे हैं, तो बी को भी शेड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों को ही बारी बारी क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, क्योंकि दोनों के एलिमेंट फाइनल आंसर में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी का, ठीक हो गया जी। तो डिसजॉइंट की ये एक एग्जांपल हो गई, एक और देखते हैं जिसमें हम इसको शेड ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो एग्जांपल जी, सवाल सारा वही है, यू भी मैंने वैल्यू ऐसे रहने दी, ए बी की भी वही वैल्यू रहने दी। अब आपने फाइंड ये करना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तरीका वही होगा कि जिस सिंपल तरीके से आप निकालते हैं जी, ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये एम्प्टी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, एम्प्टी आ गया। वेन डायग्राम इसकी बनेगी कैसे, पहले आपने यूं रेक्टेंगल बना दिया, फिर इसके बाद चेक करना था ए बी डिसजॉइंट है, जी वही एग्जांपल रखिए, मतलब जल्दी कर रहा हूँ, ए बी डिसजॉइंट है तो हमने डिसजॉइंट के मुताबिक बना लिया, फिर उनके अंदर उनके एलिमेंट्स लिख दिए, लिख लिए, ठीक है। अब इसको लास्ट में क्या करना होता है, असल मकसद होता है शेड करना, यहाँ नीचे आएगा ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं। अब इसको शेड करें, शेड कैसे करेंगे, अपने फाइनल आंसर को देखेंगे, फाइनल आंसर आ ही एम्प्टी रहे, यानी किसी भी नंबर को शेड नहीं करना, तो यहाँ मैं किसी भी नंबर को शेड नहीं करूंगा, यहाँ किसी भी नंबर को मैं शेड नहीं करूंगा, ठीक हो गया। अच्छा एक बात मिस मैं कर गया था, वो मैं बता दूं कि देखें यू के भी आपने एलिमेंट्स लिखने होते हैं, लेकिन वो नहीं लिखने होते जो एक दफा लिख चुके होते हैं। यू के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 आ रहे होते हैं, यही एलिमेंट्स आ रहे हैं ना यू के, 1 2 3 4 5। अब आपने क्या किया, रेक्टेंगल के अंदर 2 4 ए के अंदर पहले से आ गया, 1 3 पहले से आ गया, सिर्फ जो नहीं आया वो 5 है, उसको आपने लिख लेना है इधर सर्कल के बाहर, ठीक है। तो यू के भी एलिमेंट्स लिखने होते हैं, लेकिन वो नहीं लिखने होते जो पहले से एक दफा लिख चुके हैं। तो अच्छा नहीं लगता कि पहले से 2 4 1 3 लिख चुके हैं दोबारा लिख दें, नहीं, वो लिखने हैं जो यू के बच गए, जो लिखे नहीं गए, ठीक है। अब मैं लेक्चर को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कल हम बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक के बजाय अब एडवांस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।